सर में अगर दर्द है तो क्या किया जा सकता है? अगर सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, गर्दन से आपके सर में दर्द जा रही है, तो हमने नेक के मसल्स को रिलीज करना है और स्पेसिफिकली ये जो आपके गर्दन के साइडों पे एंड देन रिलैक्स। आप फील करेंगे कि आपके नेक के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। और अगर मिग्रेन है तो? एक टिप मैं आपको देती हूँ, आपने कोल्ड वाटर में अपने को सोक कर देना है। उससे ये होगा आपके फ्रोजन शोल्डर है वो क्यों जाता है? पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि मैं कबर्ड से कुछ निकालने लगा हूँ लेकिन मेरा बाजू ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, या मैं पीछे हाथ नहीं अपनी कमर पे लगा पा रहा, या मैं अपने बाल कंघी नहीं कर पा रहा। उसमें सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे अगर इनिशियल स्टेज है तो आपने पेशेंट को बोलना है कि वो खवातीन जो घर में बहुत खड़ी रहती हैं, हील में बहुत ज्यादा दर्द होती है, उनके पाँव बहुत ज्यादा दर्द होती है, अपने टोज पे खड़े होंगे, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। शटिका की दर्द क्या होती है? पानी की बोतल उठाई और वो डिस्पेंसर पे लगाई, उसके बाद मेरे से सीधा नहीं हुआ गया। नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पानी की बोतल को उठाना मसला बना दिया आपने। हर घर में कोई ना कोई उठा रहा होता है। उसके बाद जो मसाइल शुरू होते हैं ना, वो फिर सोच रहे होते हैं हमने तो ऐसा कुछ। खवातीन जो है वो पोस्टमार्टम फील कर रही होती हैं, मैंने सुना कि उनको भी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। उसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हम सजेस्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ बैठे हुए भी बता सकती हूँ। अब अगर हो रही है आपको लोअर बैक तो उसके लिए कोई बताइए, मुझे एक्सरसाइज बताइए कुछ। 80% केसेस आप खुद घर में डील कर सकते हैं और उसके लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स हैं या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। थोड़ा सा रेस्ट दें अपनी बॉडी को, थोड़ा वार्म अप करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन मसल्स की बेहतर हो। उसमें आप कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं जिसमें सिंपली आपने किसी काउच पे या बेड पे सीधा लेटना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मोहरों में दर्द हो रहा है, फिर वो अपनी रिपोर्ट भी भेजते हैं L4 L5 एंड ऑल दैट। तो क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है घर में? एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं आपको अभी गाइड करता हूँ। कायरोप्रैक्टिंग ये क्या है? रिलेटिवली ये फील्ड जरा नई है, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? फैसिनेटिंग, लोगों को कड़ाके बहुत फैसिनेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में उसामा तैयब। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर महरीन मज़हर, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो कायरोप्रैक्टिंग करती हैं। आज आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में जो दर्दें हैं ना, उनको निकालने का, ख़त्म करने का आपको हम तरीक़ाकार बताएंगे। चाहे वो मोरों की दर्दें हैं, चाहे वो घुटनों की दर्दें हैं, चाहे वो आपकी गर्दन की दर्द है, चाहे वो गर्दन में बल है, चाहे आपके सर में दर्द है, मिग्रेन है, या कोई भी, अभी एक लंबी लिस्ट है जिस्म की दर्दों के हवाले से। तो उसमें आपको घर बैठे हम ऐसे सोल्यूशन देंगे, ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे, ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसी रूटीन बताएंगे, ऐसे बॉडी पोस्चर बताएंगे जिससे आपकी ये दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। और साथ ही साथ कायरोप्रैक्टिंग क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी आम फैम के सर में अगर दर्द है तो क्या क्या किया जा सकता है कि वो दर्द का ख़त्म? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बताएं, सर में अगर दर्द है तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहले हमें रूट कॉज को देखने की ज़रूरत है कि आखिर कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से कांस्टेंट आपके सर में दर्द आ रहा है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स। सर दर्द के बहुत सारे किस्में होती हैं। जैसे कि अगर आपके पट्ठों का खिंचाव है और उससे सर में दर्द जा रही है तो इसको हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक बोलते हैं। फिर हमने मसल्स को डील करना है। अगर स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशंस हैं जो कि आपके हेडेक को कॉज कर रही हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को लाइट की वजह से मसला हो रहा होता है, साउंड की वजह से मसला हो रहा है, आधे सर में दर्द आ रही होती है जिसे स्पेसिफिकली हम माइग्रेन बोलते हैं, तो हमने उन फिजिकल कंडीशंस को कम करना होता है। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हेडेक्स को डील करने के लिए रूट कॉज को सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डील करना। अगर सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, गर्दन से आपके सर में दर्द जा रही है, तो हमने नेक के मसल्स को रिलीज करना है और स्पेसिफिकली ये जो आपके गर्दन के साइडों पे पट्टे हैं जिन्हें हम पैरास्पाइनल मसल्स बोलते हैं, इनको रिलैक्स करना इंपॉर्टेंट है। आपने सिंपली क्या करना है, अपने थंब के जरिए से इन सर्टेन एरियाज को सर्कुलर मूवमेंट्स में रोटेट करना है। 1 to 2 मिनट्स के लिए आप करते रहेंगे। आई होप इंशाल्लाह ये रिकवर कर जाएगा। और दूसरा, आप कुछ स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं। सिंपली एक चेयर पे बैठें, आपने पीछे से अपने बाजू को किसी चेयर के साथ ग्रैस्प करना है, नेक को अपोजिट साइड पे करेंगे, होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। आप फील करेंगे कि आपके नेक के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और दोनों साइड्स पे इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ आप कर सकते हैं दैट इज़ हीटिंग। हीटिंग बहुत अच्छी है अगर आप अपने मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। आप इस सर्टेन एरिया के ऊपर 10 to 15 मिनट्स के लिए हीटिंग पैड अप्लाई करें, देन भी आपके मसल्स रिलैक्स होंगे और इवेंचुअली आपका हेडेक बेहतर हो जाएगा। और अगर मिग्रेन है तो?
माइग्रेन के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर फिजिकल कंडीशंस कोई कॉज कर रही हैं तो आप उनको पहले कम करना शुरू करें। फिर आपने एक टिप मैं आपको देती हूँ, आपने कोल्ड वाटर में अपने पैरों को सोक कर देना है। उससे ये होगा, आपके ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई बेहतर होगी, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी मिलेगी तो आपका माइग्रेन बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो फ्रोज़न शोल्डर है, या वो क्यों जाता है? क्या वजह होती है? अब फ्रोजन शोल्डर की ये कॉज होती है कि आपके शोल्डर में अल्लाह ताला ने एक कैप्सूल बनाया हुआ है। हुँ, अब वो कैप्सूल बाज़ दफ़ा सोजन में आना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और उसकी भी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। माइट भी किसी इंजरी की वजह से हो, आप इस हुँ, कंधे के ऊपर गिरे हैं, या फिर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर जब इन्फ्लामेशन होती है तो आपका कंधा जाम होना शुरू हो जाता है। पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि मैं कबर्ड से कुछ निकालने लगा हूँ लेकिन मेरा बाजू ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, या मैं पीछे हाथ नहीं अपनी कमर पे लगा पा रहा, या मैं अपने बाल कंघी नहीं कर पा रहा। इस तरह के सिम्टम्स वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को, इन साइंस को बता रहे होते हैं। अब इसमें ये करना होता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ फिजियोथेरेपी। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं स्पेसिफिकली, हुँ। जो अगर आप रेगुलर रूटीन में स्टार्ट करेंगे तो फ्रोजन शोल्डर को आप खुद डील कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसको इतना बढ़ा दें कि आपका बाजू बिल्कुल मूव ना करे। उसमें सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे अगर इनिशियल स्टेज है तो आपने पेशेंट को बोलना है कि वो उल्टा लेटेगा बेड पे और कोई बॉटल हाथ में पकड़ ले और उसको पेंडुलर मूवमेंट में मूव करे। आप हुँ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, आप रोटेट भी कर सकते हैं, आप अंदर और बाहर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार करें, 10 टू 15 रेपिटेशंस, काफ़ी हद तक उसका कंधा खुलना शुरू हो जाएगा। अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो ट्राई करें कि पहले पेन मैनेजमेंट थेरेपिस्ट से मिलें, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, वो आपकी पेन मैनेज करेगा, देन फिर आप वो रेगुलर रूटीन में जो होम प्लान गाइड करेगा वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वो ख़वातीन जो घर में बहुत ज़्यादा उनका वो खड़ी रहती हैं किचन या में, वैसे हुँ, काम जो है वो हुँ, होता है, उसको हील में बहुत ज़्यादा दर्द हुँ, होती है, हुँ, उनके हुँ, पाँव हुँ, बहुत ज़्यादा दर्द होती हुँ, है। हुँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे, अब ज़रा हुँ, पॉसिबल नहीं है कि आप बैठ जाएँ या रेस्ट करें, काम हुँ। की नौयत ऐसी है, तो क्या किया जाना चाहिए उस वक़्त? बिल्कुल, और ये जो हील पेन है इसको हम अपने लफ्ज़ों में बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। हुँ, पैर के नीचे एक फेशिया अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है जो कि बेसिकली कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है आपकी सरफेस और पैर के दरमियान में। हुँ, बाज़ दफ़ा जैसे हमारे वाक़ई इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उनके पैर के नीचे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, ठीक है? अब उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई किया जाए, ठीक है? आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना है, आपको अपनी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को थोड़ा-सा कम करना है। जैसे आप किचन में एक चेयर रखें, 10-15 मिनट खड़े होके काम कर लिया, 10-15 मिनट बैठ के काम कर लिया। देन फुट की कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो रेगुलर रूटीन में करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए। ना सिर्फ़ फीमेल्स को बल्कि जिन लोगों की भी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होती है उन्हें ये करनी चाहिए। सिंपली आप लेट के अपने पैरों के एंकल पंप्स करते रहें, उससे ये होगा कि आपके फुट की, आपके काफ मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपने स्ट्रेच करना है काफ मसल को, तो सीधा लेट के पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। हुँ, इसमें सिंपली आप किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर लेटेंगे और अपने पैर को खींचेंगे अपनी तरफ, होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स। इससे आपके फेशिया स्ट्रेच होगा, आपका काफ मसल स्ट्रेच होगा, मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी और फेशिया थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन बेहतर हो जाएगी। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिन लोगों में प्लांटर फेशियाइटिस होता है उनके जूते बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। घर में भी जिनकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, जूते कंफर्टेबल पहने, सॉफ्ट सोल वाला, मेडिकेटेड सोल वाला जूता पहने, हील्स बिल्कुल अवॉइड करें, सख्त जूते बिल्कुल अवॉइड करें। इससे भी काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन पैर की बेहतर होती है और आर्चेस को सपोर्ट मिलती रहती है। आपने सिंपली किसी चेयर पे बैठना है और अपने पाँव को के पंजों को अपनी तरफ खींचना है, होल्ड करके रखें यहाँ पे 10 सेकंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स। आप इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं ट्वाइस अ डे। सेकंड एक्सरसाइज इज सिंपली आप पाँव को उठाएंगे और एंकल पंप्स करने हैं आपने। इससे आपके पैर की, आपके काफ मसल की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। ये भी आप 10 टू 15 टाइम्स कर सकते हैं ट्वाइस अ डे। देन सिंपली आपने स्टैंडिंग करनी है, अपने टोज पे खड़े होंगे, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स
एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अगर बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पैर में दर्द आ रहा है, तो उसके लिए एक बड़ा बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि पैर के नीचे आप एक पानी की बोतल रखें और उसको रोल करें, उसमें बर्फ जमा लें या जो भी आप कर सकते हैं, मैक्सिमम उसे ठंडा करें और उसको पैर के नीचे इस तरह से रोल करते जाएं। उससे भी आपके पैर का फेशिया या हील कंपैरेटिवली रिलैक्स हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ये बताएं कि sciatica की दर्द क्या होती है? शैटिका बेसिकली एक समझ लें कि सिम्टम है, दिस इज नॉट द कॉज, या ये कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि कोई मसला है, ये एक सिम्टम है, एक तकलीफ है, ठीक है, पेन की एक शक्ल कह लें इसको। होता ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे कमर के मोहरे बनाए हुए हैं, उन मोहरों के दरमियान में एक जेली की तरह की डिस्क होती है। बाज़ दफ़ा हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, झुक के वज़न उठा रहे हैं, बॉडी को कोई झटका लगा है, तो वो जो जेली नुमा डिस्क होती है वो बाहर की तरफ निकलती है और पीछे से जो कमर से नाड़ें निकल के आपके टांग और पैर के पट्टों को सप्लाई देती हैं, वो कमर से नस दबना शुरू हो जाती है, वो नर्व्स कंप्रेशन में आना शुरू हो जाती हैं। अब जब कमर में वो नसें दबती हैं तो पूरी टांग में जो तकलीफ जाती है उसको शियाटिका बोलते हैं, उस पेन का नाम शियाटिका है, ठीक है। जो कमर से तकलीफ टांग में जा रही है उसको शियाटिका बोलते हैं। इसके साथ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं कि पैर सुन्न होना शुरू हो रहा है, टांग में शार्प शूटिंग पेन पेशेंट कंप्लेन करना शुरू कर देता है, टांग कमजोरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स, ठीक है। और इसको हम बाज दफा ये भी बोलते हैं कि कमर के मोहरों में नस दब रही है या फिर डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज बोलते हैं। अच्छा, वो भी यही है जी, क्योंकि डिस्क बाहर निकली तो उसने नाड़ को दबाया, सही। जब सही। वो नाड़ दब रही है तो वो सिम्टम को शियाटिका बोल रहे हैं, ठीक है। डिस्क स्लिप या फिर डिस्क बल्ज इसी को बोलते हैं। तो क्या इसको भी घर में ट्रीट किया जा सकता है? आई वुड सजेस्ट के ऑलवेज ट्राई टू कंसल्ट टू अ प्रैक्टिशनर। हमेशा जब भी इस तरह का कोई सिम्टम आए कि आपके पैर सुन्न होना शुरू हो गए हैं, आपकी टांगों में टीसें उठना शुरू हो गई हैं, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो आप किसी थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि ये वाले मसले विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और हम घर में ऑब्वियसली एहतियात नहीं उस तरह से कर रहे होते, थोड़ा सा रेस्ट किया, काम दोबारा शुरू कर लिया, तो इस तरह से ये मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इस मसले के लिए चाहिए अगर हम मेडिसिन और सर्जरी से बचना चाहते हैं। तो सर्जरी तक बात जा सकती है, होती क्यों है? देखें, अब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ केसेस हैं। जैसे आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत बुरा है, हम सिटिंग कर रहे हैं और हमें नहीं आइडिया कि हम कितने कितने आवर्स, जैसे अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी के लोग हैं, 7-7 8-8 घंटे कॉन्स्टेंट 9-9 आवर्स सिटिंग है, ठीक है। उसकी वजह से कमर पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, कोर के मसल्स हमारे बहुत ज़्यादा वीक हैं, हम फीमेल्स हमारी घर में झुक रही हैं, वजन उठा रही हैं। मैक्सिमम केसेस जो मेरे पास आ रहे हैं ना वो यही कि मैंने नीचे से पानी की बोतल उठाई और वो डिस्पेंसर पे लगाई, उसके बाद मेरे से सीधा नहीं हुआ गया। नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना आपने जब भी झुकना है कोशिश करें अपने घुटनों के बल झुकें, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, नीज बेंड जैसे हम स्क्वाट्स करते हैं, ठीक है। घुटने मोड़ें, कमर सीधी रखें और फिर आप कोई भी लोड उठाएं। फिर उठे खड़े कैसे होंगे? जिस तरह हमारे, जैसे आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, वो जब वेट उठाते हैं आपने नोटिस किया होगा उनके घुटने बेंड होते हैं, लेकिन उनकी बैक सपोर्टेड होती है या स्ट्रेट होती है, फिर वो प्रॉपर वेट उठा रहे होते हैं। पानी की बोतल को उठाना मसला बना दिया आपने, हर घर में कोई ना कोई उठा रहा होता है। बस इसी देखे ना, फिर इन्हीं वजूहात की वजह से पेशेंट मैक्सिमम टाइम आपने मेरे एसईओ वाले लड़के को थंबनेल दे दिया है कि पानी, खबरदार पानी की बोतल उठाना खतरे की निशानी, शटिका के दर्द से बचें, पानी की बोतल ना उठाएं। लेकिन देखें ये अवेयरनेस है लोगों के लिए। नहीं सही है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। अरे हमें नहीं पता होता उस तरह से, और अक्सर हम सिर्फ इतना कह रहे होते हैं कि शायद कुछ सीधा उल्टा वजन उठा लिया है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है, लेकिन वो आज आपने बता दिया कि उसका तरीकाकार क्या है। और मैक्सिमम टाइम्स अगर इस तरह दर्द निकल आती है, वो क्या करेंगे, या तो पेन किलर कोई ले लेंगे या थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। उसके बाद जो मसाइल शुरू होते हैं ना, वो फिर सोच रहे होते हैं हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। पेन रिलीफ पैचेस भी तो मिल रहे हैं, पेन रिलीफ वो आपके क्रीम्स भी मिल रही हैं, डीप हीट और इस तरह की जो है वो रिकमेंडेड है, वो चल ठीक है। मैं आपको बताती हूँ,
जितने भी लोग ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि जितनी देर के लिए वो इस्तेमाल करते हैं इन पेन रिलीफ पैचेस को या पेन किलर्स को या जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे ऑयल्स वायरल हो रहे हैं, ठीक है। जितनी देर आप उन्हें इस्तेमाल करते रहेंगे ना, आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, यानी कि वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को कम कर रहा है, वो आपकी रूट को डील नहीं कर रहा। वो जो मसाइल अंदर कॉज थी ना, जो मसला था, उसको डील नहीं कर रहा, सिर्फ जो एक सिम्टम आ रहा है पेन को वो आर्जी तौर पे कम कर देता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ इंस्टेंट रिलीफ चाह रहे हैं तो आप ये इस्तेमाल करें, लेकिन प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इज मस्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ ख़वातीन जो है वो पोस्टमार्टम फील कर रही होती हैं, या मैंने सुना कि उनको भी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, बहुत सी पेशेंट्स, जैसे अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जब फीमेल प्रेगनेंसी में होती हैं तो बॉडी का सारा वेट एब्डोमेन के ऊपर आ रहा होता है और बैक के मसल्स वीकनेस में जाना शुरू हो जाते हैं। तो पोस्टपार्टम में ये होता है कि बैक के मसल्स बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से प्रॉपर लोड बेयर नहीं कर पा रहे होते और पेन आना शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स यही कंप्लेन करते हैं कि उनकी कमर में आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा दर्द आ रही है और स्पेसिफिकली एसआई जॉइंट में पेन आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोर के मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाइल प्रेगनेंसी ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। और उसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हम सजेस्ट करते हैं। एक और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी कि उनका बाउल और ब्लैडर कंट्रोल थोड़ा सा वीक होना शुरू हो गया, उनका यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है, वो कोई वेट उठाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस सर्टेन एरिया के ऊपर। तो उस चीज़ को भी डील करने के लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। जैसे एक सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ बैठे हुए भी बता सकती हूँ कि सिंपल आप किसी चेयर पे बैठेंगे, आपने अपने इस सर्टेन एरिया पेल्विस वाले एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसे समझना है जैसे आप यूरिन को रोक रहे हैं, प्रेशर उसको रोक के रखें, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करें। फिर उस सर्टेन एरिया के मसल्स थोड़े से स्ट्रेंथ बिल्ड करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक्सरसाइज सिर्फ उस दौरान करें जब आपका ब्लैडर बिल्कुल खाली हो, आपको यूरिन फील ना हो रहा हो। अच्छा पहले होता था कि हम कहते थे कि जी अगर उम्र आपकी इतनी हो गई है 40 से ऊपर होगी, 50 से ऊपर तब होती है। अब तो 20-20 25-25 साल के बच्चे कह रही होते हैं कि जी लोअर बैक में दर्द है, कमर में बड़ा दर्द है। तो क्या वजह बनी और कैसे उससे हम जो है बच सकते हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, ही वॉज 24 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज सेइंग कि मेरे दादा मुझे कह रहे थे मुझे तो अभी भी कमर का कोई मसला नहीं है, तो तुम क्यों इस मसले के शिकार हो चुके हो। एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे बताओ कि उनके लाइफस्टाइल में और आपके लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस है। वो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उनकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनकी ज़िंदगियों में शायद उतना स्ट्रेस नहीं था जितना हमारी लाइफ्स में स्ट्रेस है, ठीक है। अगर हम सिटिंग करें, हम 8-8 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई वॉक इंक्लूड नहीं कर रहे, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। उनकी लाइफ बहुत बेहतर थी, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत बेहतर थी, उनकी डाइट बहुत ज़्यादा बेहतर थी। हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा वीकनेस में जा चुके हैं क्योंकि हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस या आर्थराइटिक चेंजेस बहुत अर्ली आ रहे हैं एज कंपेयर टू हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड। तो अब अगर हो रही है आपको लोअर बैक, तो उसके लिए कोई बताइए, मुझे एक्सरसाइज बताइए कुछ। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपने रूट कॉज देखनी है कि क्यों हो रही है। कमर दर्द के जो 80% केसेस है ना, अगर मैं कहूँ कि वो मैकेनिकल हैं तो ये गलत बात नहीं होगी। मैकेनिकल का मतलब है कि हमारे लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन से ही वो बेहतर हो सकते हैं। हमारे पोस्चर को बेहतर करने से वो बेहतर हो सकते हैं, हमारी बैक की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से वो बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइफस्टाइल को अगर सिर्फ मैं मॉडिफाई कर लूंगी तो वो 80% जो बैक पेन के केसेस हैं वो हम डील कर सकते हैं। जो 20% होते हैं उसमें सिर्फ आपको किसी थेरेपिस्ट से मिलना होता है, जिसमें डिस्क बल्ज आ जाता है। जैसे अभी हमने L4 L5 के केसेस को डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड जो केसेस होते हैं सिर्फ उसमें आपने थेरेपिस्ट के पास जाना होता है। 80% केसेस आप खुद घर में डील कर सकते हैं और उसके लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स हैं या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करें किसी ने वाटर बोतल उठाई और उसकी कमर में दर्द आ गया अचानक से, अब दैट इज मसल स्पैज्म। वो अचानक, बिल्कुल, इसको जो मसल स्पैज्म है उसको हम उर्दू में चुक पड़ना ही बोलते हैं, ठीक है। आई डोंट नो। अच्छा, अब वो चुक फर्ज करें पड़ गई है, ठीक है। तो उसमें आपने ये नहीं करना कि फिर दोबारा से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दें सडन।
थोड़ा सा रेस्ट दें अपनी बॉडी को, थोड़ा वार्म अप करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन मसल्स की बेहतर हो। उसमें आप कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जिसमें सिंपली आपने किसी काउच पे या बेड पे सीधा लेटना है। अपने पैरों के नीचे एक कुशन को रखना है, कुशन नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, पैरों से होल्ड करके रखें 10 सेकंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रिपीट करें। फिर आप घुटने बेंड करके कमर को ऊपर की तरफ उठाएं, होल्ड इट फॉर 10 सेकंड्स एंड देन रिलैक्स। 10 टाइम्स आप ये कर सकते हैं। आप अपनी बैक को नीचे की तरफ बेड पे प्रेस करेंगे, होल्ड इट फॉर 10 सेकंड्स एंड देन रिलैक्स। 10 टाइम्स आप इनको रिपीट कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को। अब फौरन से अपनी कमर का मसाज करें, कोई चीज़, कोई भी जेल, कोई ऑइंटमेंट आप यूज़ करें अपनी उस सर्टेन एरिया का जहाँ पे भी आपको पेन फील हो रही है, पैल्पेट करें, प्रेशर अप्लाई करके देखें अंदर कोई गुठली तो नहीं बनी हुई, कोई नॉट तो नहीं है जिसकी वजह से दर्द आ रही है। उसको रिलैक्स करें मसाज के ज़रिए से। 5 to 6 मिनट्स का मसाज करें, देन अप्लाई एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड या फिर कोई भी गर्म टकोर कर लें उससे, ताकि वो सर्टेन एरिया आर्जी तौर पे रिलैक्स हो जाए। अगर लगे कि ये चीज़ आपसे खुद मैनेज नहीं हो रही तो उसको फ़ौरन से किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं ताकि ये मसला सॉर्ट हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग कहते हैं कि मोहरों में दर्द हो रहा है, फिर वो अपनी रिपोर्ट भी भेजते हैं L4 L5 एंड ऑल दैट। तो क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है घर में? मेरे पास ऐसे ऐसे वो मैसेजेस, क्योंकि मोस्टली हम लोग हेल्थ पे बात कर रहे होते हैं, तो हमने एक पॉडकास्ट किया जिसमें हमने मोहरों की दर्द का वो बताया उसमें, तो इतने लोगों के मैसेज आए और वो कहते हैं कि जी ये तो बस फिजियोथेरेपिस्ट मुझे लगा उस दिन कि ऐसे ही है जैसे स्किन स्पेशलिस्ट हैं कि लग गया एक दफा तो लग गया इसके ऊपर। तो क्या इसका कोई इलाज ऐसा आप दे सकती हैं जो लोग घर में बैठ के कोई इससे जो है वो फायदा उठा सके? अच्छा, अब जो L4 L5 के केसेस हैं, दैट इज डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। अब हमें नहीं पता कि पेशेंट किस स्टेज पे पहुंच चुका है। अगर तो डिस्क बल्ज बहुत माइनर लेवल पे है तो वो इजीली घर पे भी उसको डील कर सकता है, लेकिन अगर बहुत सिवियर डिस्क बल्ज हो गया है जो कि हमें सिम्टम से उसकी MRI से आइडिया हो जाएगा, तो फिर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लाजमी थेरेपी करवा लें। अच्छा, अब माइनर केसेस में सिंपली ये होता है कि आपकी कमर में थोड़ी बहुत दर्द आ रही है या आपको टांग में पेन रेडिएट कर रही है। मेजर केसेस में ये होता है कि आपकी टांग में टीसें उठना शुरू हो जाती हैं। पेशेंट कंप्लेन करता है कि चाकू जैसी शार्प पेन आ रही है, पैर बिल्कुल सुन्न होना शुरू हो जाता है, या टांग में कमजोरी आना शुरू हो जाती है, या फिर एंड के जब सर्जरी सजेस्ट कर देते हैं हम, वो ये केस होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसका ब्लैडर कंट्रोल खत्म होना शुरू हो गया। फिर तो फिजियोथेरेपी भी उसमें इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही होती। ठीक है, तो माइल्ड केसेस को आप घर पे इजीली डील कर सकते हैं, उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है, और उसकी भी सर्टेन एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं आपको अभी गाइड करता हूँ। अब हम आ जाते हैं कायरोप्रैक्टिंग पे। ये क्या है? हम तो बचपन में कहते थे उंगलियों के कड़ाके ना निकालो, उंगलियां मोटी हो जाएंगी, आदत पड़ जाएगी, शैतान निकालता है। आप तो पूरी बॉडी के कड़ाके निकाल देती हैं। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स ये कह लें कि फिजियोथेरेपी में एक टूल है जिसको हम हाई वेलोसिटी थ्रस्ट मैनिपुलेशन बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा, एक झटका देते हैं हम, तो ये थ्रस्ट मैनिपुलेशन है। इसमें होता ये है कि हम स्पाइन की अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, आपके जॉइंट्स की अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारा आजकल लाइफस्टाइल इतना बुरा है कि हमारे मस्कुलोस्केलेटल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं, अलाइनमेंट बॉडी की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। तो उसको बेहतर करने के लिए कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, आप इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे फिजियोथेरेपी एक टूल बॉक्स है आपके पास, उसमें डिफरेंट छोटे छोटे से टूल्स हैं। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स उसी का एक छोटा सा टूल है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की जाती और बाहर से सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, इसलिए आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे जो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं पेशेंट्स हाँ, के बड़े ऊपर। कम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें मुझे ये बताएं कि क्या आप उसमें भी देखती हैं कि किस जगह पे आपने एडजस्टमेंट करनी है, या आप ये रिकमेंड करती हैं कि नहीं, आपको पूरा अपना जो है वो उसके स्ट्रक्चर की जो है वो करवानी चाहिए एडजस्टमेंट्स? इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। अगर जैसे एक जनरलाइज सा पेशेंट आ रहा है, जैसे सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए उसे, या फिर उसका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, तो उसकी जनरलाइज बॉडी की अलाइनमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर एक पेशेंट स्पेसिफिक कंप्लेन के साथ आ रहा है कि जैसे मुझे सिर्फ नेक में पेन आ रही है या शोल्डर में पेन आ रही है, तो उसकी उसी सर्टेन
सर्टेन एरिया की असेसमेंट के बाद हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स परफॉर्म करते हैं। और सिर्फ कायरो नहीं करते, उसका प्रॉपर फिजियो का भी साथ सेशन लेते हैं, क्योंकि ये समझ लें कि कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स आपको आर्जी तौर पे ठीक, जैसे पेन किलर आर्जी तौर पे ठीक कर देती है, तो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स आर्जी तौर पे ठीक करने के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हमें रिजल्ट्स चाहिए तो फिर वो फिजियोथेरेपी ही हेल्प आउट करती है। तो जब भी हम अपने पास, मतलब जैसे मैं अगर क्लिनिक में सेशन ले रही हूँ तो मैं कभी भी पेशेंट कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं उसकी पकड़ के कायरो नहीं कर देती। प्रॉपर असेसमेंट होती है, पहले देखते हैं कि कहाँ क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग उसका सेशन प्लान किया जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 आवर का सेशन होता है जिसमें फिजियो प्लस कायरो दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। रिलेटिवली ये फील्ड जरा नई है, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? फैसिनेटिंग, लोगों को कड़ाके बहुत है ना? हाँ। कि कड़ाके निकल रहे हैं, और वो बड़ा एक रिलैक्सिंग सा फील होता है जब हम कायरो भी करते हैं ना। ऑल्दो जो क्रैकिंग है ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि क्रैकिंग हो रही है तो पता नहीं क्या अंदर डिफरेंस फील हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली कड़ाके निकलते क्यों हैं। ठीक है, होता ये है कि हमारे जॉइंट्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक फ्लूइड बनाया हुआ है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, वो कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे जॉइंट्स को। अब जब मैंने कोई सडन मूवमेंट की तो उस बेसिकली फ्लूइड के अंदर कुछ गैस के बबल्स बन रहे होते हैं। अब जब मैं कोई सडन मूवमेंट करूंगी वो गैस के बबल्स टूटते हैं या जॉइंट से बाहर निकलते हैं, जिसकी वो क्लिकिंग या क्रैकिंग साउंड आ रही होती है। ओके, तो वो बेसिकली गैस के बबल्स हैं। जैसे अभी मैं नकल्स की भी क्रैकिंग करती हूँ तो ये गैस के बबल्स हैं जिसकी क्रैकिंग साउंड आ रही है। तो ये स्पेसिफिकली कोई जॉइंट मैनिपुलेट नहीं है। अगर कोई हाथों के निकालता है तो इट्स ओके, ठीक है। अगर बहुत देखें, वैसे तो क्रैकिंग का कोई मसला नहीं है, आप जितनी मर्जी करें, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं होना आपने, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इस मूवमेंट को बार बार करते जाएंगे तो आपके जॉइंट्स वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। कायरो कितनी देर बाद करवानी चाहिए? कायरो जो मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है पेशेंट को तो हफ्ते में 2 सेशंस बहुत है। महंगी है बहुत ज्यादा ये वाली सारी चीजें? फिजियोथेरेपी, क्योंकि देखें अगर आप एक प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, वो आपको 2 to 3 मिनट्स के लिए के अंदर एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देता है कि आपने 15 दिन बाद आना है मेरे पास ये प्रिस्क्रिप्शन लेके। फिजियोथेरेपी इज जस्ट लाइक के मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, हमने मेहनत करनी पड़ती है। पेशेंट आया, हमने 1-1.5 घंटा उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, और फिर हम उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे, हम उसको कोई मेडिकेशन नहीं साथ दे रहे कि वो जल्दी रिकवर कर जाए। तो स्लो प्रोसेस है, मेहनत बहुत ज्यादा है, और जो कुछ कर रहे हैं हम मैनुअली कर रहे हैं, हम वर्बली या हाथों से लिख के नहीं उन्हें दे रहे। अब मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है तो उसमें मुझे अपनी 80% एफर्ट पुट करनी पड़ेगी उसके अंदर। 20% हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपने ये घर में भी करनी है चीजें, ताकि हमें 100% रिजल्ट्स मिलना शुरू। घुटनों का, जोड़ों का, ये क्या इसकी भी कोई एक्सरसाइजेज होती हैं जो करनी चाहिए, और क्या घर में भी किया जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा, अब घुटनों के दर्द के भी डिफरेंट कॉजेज हैं। जैसे अगर मेरी तरह की एज का कोई आ रहा है, यंग पर्सन आ रहा है, तो उसमें डिफरेंट मसाइल हैं। जैसे उसके क्वाड्स वीक हो सकते हैं, उसके ग्लूट के मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली आपके घुटने को होल्ड नहीं कर पा रहे। या फिर बहुत सारी इंजरीज, जैसे अगर कोई कहीं गिर गया है तो उसको स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं। तो अगर यंग एज है तो उसमें इस तरह के मसले आते हैं। अगर कोई 40s 60s के बाद पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसमें ओस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं बॉडी के अंदर, जिसमें होता ये है कि अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल स्पेस मेंटेन की होती है घुटनों के दरमियान में, एक फ्लूइड बनाया होता है। ठीक है, अब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो जाता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। ठीक है, जिसे हम ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब उसको डील किया जा सकता है, और डिफरेंट स्टेजेस हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के। अगर तो अर्ली स्टेजेस हैं, 1, 2 है, 3 है, उसको हम इजीली फिजियोथेरेपी से रिकवर कर सकते हैं। 4th स्टेज में फिर ये सजेस्ट किया जाता है कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सर्जरी की तरफ मूव करें या घुटनों को रिप्लेस करवा लें। ठीक है, अब इसमें भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम प्रॉपर नी की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, ताकि मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आपको सर्जरी की तरफ ना जाना पड़े। ठीक है, वो एक्सरसाइजेज मैं अभी आपको गाइड कर देती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गर्दन में दर्द की वजूहात क्या हैं और उसकी क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं? मैं खासकर ये जानना चाहूँगा कि मोबाइल का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है उसकी वजह से भी गर्दन में दर्द होता है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आजकल जो यंग पेशेंट्स आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि उनका गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे गेम्स बहुत ज़्यादा, बैड पोस्चर में बैठे हुए हैं। अब उसकी वजह से आपकी
आपकी नेक के मसल्स, आपके अपर बैक के मसल्स पे बहुत ज़्यादा खिंचाव आना शुरू हो जाता है, आपकी नेक की अलाइनमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और बहुत सारे केसेस फिर नर्व कंप्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं कि गर्दन में नस दबना शुरू हो गई है, पूरे बाजू में तकलीफ जाना शुरू हो जाती है, हाथों में सुइयां चुभना या नमनेस फील होना, हाथों में कमज़ोरी महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स फिर आपकी नेक के साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो आप ये करके आपके अपने नेक के अपर बैक के पोस्चर को भी बेहतर कर सकते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ को भी बिल्ड कर सकते हैं और नर्व्स को भी रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ अभी भी शेयर कर देती हूँ, जैसे कि कुछ नर्व्स जो कि हमारी नेक से निकलती हैं, पूरे बाजू को सप्लाई करती हैं, हाथों तक के मसल्स को सप्लाई करती हैं, अगर वो कंप्रेशन में आ रही हैं तो उसकी वजह से टीसों वाली शार्प शूटिंग पेन्स आती हैं। उनको बेहतर करने के लिए आप सिंपल एक चेयर पे बैठेंगे, आपने वॉल के साथ ऐसे हाथ रखना है, नेक को अपोजिट साइड पे बेंड करेंगे, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। 10 टाइम्स आप इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं। देन इसी तरह हैंड की डायरेक्शन डाउनवर्ड कर लें, नेक को अपोजिट बेंड करें, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। आप खुद फील करेंगे कि आपके पूरे बाजू में खिंचाव आना शुरू हो गया। तो नर्व को रिलैक्स इस तरह से किया जा सकता है। बाकी नेक के मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल एक चेयर पे बैठें, आपने अपने हाथ को फॉरहेड पे रखना है, फॉरवर्ड मूव करेंगे, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। इस तरह से 10 रेपिटेशंस आप ये कर सकते हैं और सब डायरेक्शंस में करें। साइड पे जोर लगाएं, 10 सेकेंड्स के लिए रोक के रखें एंड देन रिलैक्स। फिर लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करें, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। फिर पीछे की तरफ। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका पिलो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो बहुत हाइटेड पिलो यूज़ करते हैं, तो ये नहीं करना, 2-2 पिलोज नहीं लेने, बहुत ऊंचा पिलो नहीं लेना। आपके पिलो की जो आइडियल हाइट होती है वो इतनी होनी चाहिए जितना आपके कान और कंधे के दरमियान में फासला है। दैट्स इट। इससे ऊंचा पिलो आपने यूज़ नहीं करना और आपका पिलो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इतने अच्छे आपने मुफीद मशवरे दिए और अगर इन पे अमल किया जाए तो मुझे उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये सारा कुछ बता दिया कि अब अपने घर में जो है वो रह के किस तरह से आप कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके ठीक हो सकते हैं। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।